Hello everyone and welcome back to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पॉलिटी की सीरीज़ हमने उठाई थी और हमने फंडामेंटल राइट्स का एक ओवरऑल व्यू लिया था और उसके बाद आर्टिकल 12 जो कि रिलेटेड है डेफिनेशन ऑफ स्टेट से उसको हमने डिटेल में पढ़ा था कि हम बोलते हैं स्टेट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। ये स्टेट है कौन, इसमें क्या क्या आता है, ये हमने डिटेल से पढ़ा था। आज का टॉपिक है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है? ये है रिलेटेड टू इनकंसिस्टेंट लॉज। ये है रिलेटेड टू इनकंसिस्टेंट लॉज। इनकंसिस्टेंट किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है उनको करार दिया जाता है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब है इनवैलिड। नल एंड वॉइड का मतलब है उनको कैंसिल किया जाता है। नल एंड वॉइड का मतलब ये है कि उनको अनएनफोर्सेबल यानी कि उनको लागू नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी कानून, कोई भी लॉ या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एब्रिज करेगा या टेंड टू एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स, एब्रिज मतलब अगर वो वायलेशन में आ जाएगा। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेट करना चाहे या वायलेट कर रहा हो तो उसको क्या करार दिया जाता है? नल एंड वॉइड। इप्सो फैक्टो का मतलब क्या है? बाय दैट वेरी फैक्ट। बाय दैट वेरी फैक्ट मतलब यानी कि ये कानून नल एंड वॉइड है। क्यों? बाय द फैक्ट दैट इट एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के साथ एब्रिगेशन करता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के साथ वायलेशन करता है। तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ एब्रिज कर रहा हो या वायलेशन कर रहा हो उसको करार दिया जाता है नल एंड वॉइड। इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 13। इससे एक टर्म आ जाती है या इससे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जुडिशल रिव्यू के बारे में पढ़ते हैं। जुडिशल रिव्यू के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ये सबसे पहले यूज़ किया गया यूएसए में। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कब, इन विच ईयर, किस ईयर में ये पहले यूज़ किया गया। तो जुडिशल रिव्यू कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया? यूएसए से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 13 इसी से डील कर रहा है। जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या है? कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर ऑफ द नेशन एंड ऑल लॉज आर अंडर इट्स सुप्रीमेसी। यानी कि जो भी कानून बनाया जाएगा वो किसकी नज़र में देखा जाएगा? क्योंकि कुछ कानून ऑलरेडी स्पेसिफिक है किस में? कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। लेकिन बहुत सारे कानून अब बन रहे हैं, वक्त बदल रहा है, उसी हिसाब से कानून भी लाए जाते हैं। जैसे कि जीएसटी एक नया कानून था, लाया गया। इसी तरह जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाया गया, ये भी एक कानून बनाया गया। कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। कभी प्रेसिडेंट भी ऑर्डर देता है, कभी प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस पास करता है। ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, ये सारे कानून नए नए जो लाए जाएंगे या नए लाए जाते हैं इनको किसकी नज़र में देखा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन इस पे नज़र रखेगा ये लॉ लाने लायक है कि नहीं। तो सारे कानून जो नए लाए जाते हैं उन पे कौन नज़र रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन इनको देखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में देखा जाएगा कि ये कानून कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, या ये कोई दूसरे राइट को क्या कर रहे हैं? वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, क्या ये सोसाइटी के लिए ठीक होंगे? इन सबको कौन देखता है? कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में देखा जाएगा। बाय हु? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा पावर है? अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास। और हाई कोर्ट के पास, ये मैंने पहले भी बोला था, 226। यानी कि अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होंगी मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ अंडर आर्टिकल 32। इसी तरह हाई कोर्ट जा सकता हूँ अंडर आर्टिकल 226। तो होप आपको ये समझ आया होगा जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या है। जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या है। इसके बाद आर्टिकल 13 में है क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 ये है, क्लॉज 2 ये है। क्लॉज 1 किससे रिलेटेड है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन को
कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो लेक्चर है उसमें मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूट कब कमेंस हो गया? 26 जैन 1950। और अडॉप्ट कब किया गया ये मैंने समझा था, अडॉप्ट और उसमें क्या फ़र्क था। अडॉप्ट किया गया नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। यह है अडॉप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टाइम पे सारे आर्टिकल्स फोर्स में लाए गए और इस टाइम पे कुछ आर्टिकल्स फोर्स में लाए गए थे और प्रियम्बल वियम्बल इसमें ऐड था। तो जो 13(1) का क्लास है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के, फॉर एग्जांपल जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गए कब फोर्स में? 26 जनवरी 1950। तो कंट्री में पहले से लॉज तो थे क्योंकि कंट्री में पहले भी गवर्नमेंट चल रही थी। उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट करने से पहले जो लॉज थे, जो 26 जनवरी 1950 के पहले लॉज थे कंट्री में, उनके बारे में बोला गया। लॉज विच वर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वाइड टू द एक्सटेंट, ये बहुत ज़रूरी है, टू द एक्सटेंट। आर वाइड वो इनवैलिड है, टू द एक्सटेंट उस हद तक, ये जो टू द एक्सटेंट है ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। आर वाइड टू द एक्सटेंट टू विच दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। वो अगर कोई कानून है, कानून में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे स्केड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे स्केड्यूल्स है। इसी तरह कोई कानून आ जाता है उसमें पार्ट्स होते हैं या स्केड्यूल होते हैं या क्लॉजेस होते हैं। तो ये बोल रहा है कि वो लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था वो उसी हद तक वाइड माना जाएगा जिस हद तक वो इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ। लेकिन कोर्ट को ज़रूरी डिक्लेयर करना है कि वो इनवैलिडिटी, यानी कि इनवैलिडिटी कौन डिक्लेयर करेगा? कोर्ट को, वो ज़रूरी है। कोर्ट को डिक्लेरेशन करनी है कि ये लॉ, इसका ये क्लॉज है, इसका ये पार्ट इनवैलिड है। तो होप आपको ये समझ आएगा। और 26 जनवरी 1950 के बाद जो नए कानून लाए जाएंगे तो वो उससे रिलेटेड कौन बात कर रहा है? 30 क्लॉज 2, यानी कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे, अडॉप्ट किए जाएंगे, मस्ट बी कंपैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी कानून जो अडॉप्ट किया जाएगा वायलेट नहीं करना चाहिए, वरना वो डिक्लेयर किया जाएगा वाइड। वाइड एब इनिशियो का मतलब क्या है? जब भी वो फोर्स में आ जाता है, जब भी वो कानून बनाया जाता है, उसी टाइम से वो क्या हो जाता है? वाइड, इनवैलिड, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या करेगा? अगर वो करेगा क्या? वायलेशन, तब वो उसी टाइम जब वो बनाया जाएगा क्या बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा वाइड, यानी कि इनवैलिड। होप आपको ये समझ आया होगा। 13(2) किससे डील कर रहा है? 26 जनवरी 1950 के बाद जो लॉ लाएंगे उनसे रिलेटेड। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले भी बहुत सारे कानून थे, उनसे डील किसने किया? आर्टिकल 13(1). और यहाँ पे ये जो पॉइंट एक है, वाइड टू द एक्सटेंट का मतलब, वाइड टू द एक्सटेंट का मतलब क्या है? कोई कानून है उसमें, फॉर एग्जांपल कोई कानून हमने लाया जीएसटी से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर कोई कानून लाया, इसमें क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है, क्लॉज 4 है, या सेक्शन या पार्ट जो भी बोलो। अगर पार्ट 2 जीएसटी लॉ का पार्ट 2 वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो खाली ये क्लॉज जो है क्लॉज 2, इसको बोला जाएगा क्या? इनवैलिड, इसको बोला जाएगा वाइड। सारे कानून को क्लॉज 1, क्लॉज 3, क्लॉज 4 अगर ये ठीक ठाक होंगे, अगर ये फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ नहीं कर रहे होंगे, कोई एब्रिगेशन नहीं करेंगे, कोई वायलेशन नहीं कर रहे होंगे, तब जाके इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन अगर ये क्लॉज 2 सिर्फ कर रहा होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन, सिर्फ इसको बोला जाएगा क्या? इसको, इस क्लॉज 2 को बोला जाएगा क्या? नल एंड वाइड, नल एंड वाइड, बाकी किसी को कुछ नहीं बोला जाएगा। इसी को बोलते हैं वाइड टू द एक्सटेंट। उसी हद तक होगा इनकंसिस्टेंट, उसी हद तक वाइड होगा जिस हद तक वो इनकंसिस्टेंट होगा। यानी कि सिर्फ क्लॉज 2 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, सिर्फ इसी को नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। तो अगर कल को इस क्लॉज 2 को हटा दिया जाएगा या अमेंडमेंट किया जाएगी, ये ठीक किया जाएगा, तब जाके जीएसटी का कानून हो जाएगा क्या? तब जाके जीएसटी का कानून हो जाएगा वैलिड। होप आपको ये समझ आया होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन्स पढ़नी है, उसी में मैं अच्छे से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं।
अब बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़रूरी। चाहे यूपीएससी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या जनरल नॉलेज या इंसान के अपनी नॉलेज के लिए चाहिए, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 13 के अंडर हमने पढ़ा कि लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर नल एंड वाइड, आर डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। ये जो टर्म यहाँ पे यूज़ की गई लॉ, ये कानून जो हमने बोला मैंने बोला कि इस लॉ के अंडर हर कोई लॉ आता है, लेजिस्लेचर, चाहे पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए, चाहे प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर दे दे, चाहे अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस दे दे, अगर बाई लॉज होते हैं, मिसाल मतलब अगर गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी कानून लाती है, या कल को कोई भी प्राइवेट एजेंसी या कंपनी कोई भी कानून पास करती है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेट करता हो, वो इस लॉ के अंडर आता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ होता है, जो कि 368 के अंडर किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाई जाती है, क्या वो भी इस लॉ के अंडर है? सवाल यही है सॉरी, सवाल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई जाती है, किसके द्वारा? आर्टिकल 368 के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाई जाती है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। किस पावर के अंडर? आर्टिकल 368 के अंडर। सवाल बन जाता है क्या ये 368 इस लॉ के अंडर है? किस लॉ के अंडर? जो आर्टिकल 13 में मेंशन किया गया है लॉ, क्या ये इसके अंडर है? मतलब ये है कि अगर कल को पार्लियामेंट कोई कानून लाती है, किससे? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और कोई कानून लाया जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गई, लेकिन किसकी वजह से? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। क्या उनको नल एंड वाइड बोला जाएगा? सवाल यही है। जैसे कि रिसेंटली आर्टिकल 370 लाया गया बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस आर्टिकल में कोई क्लॉज या पूरा ही आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, क्या इसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा? सवाल यही है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आर्टिकल 368 यानी कि पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करता है वो आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आता, यानी कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है किनको? कॉन्स्टिट्यूशन को, और फंडामेंटल राइट छीन सकता है। ये किसने बोला? शंकरी प्रसाद केस ने। फिर आ जाता है गोलकनाथ केस 1967 में। पार्लियामेंट ने अपना प्रीवियस जजमेंट चेंज करके बोला कि हाँ, पार्लियामेंट कैन नॉट कटेल फंडामेंटल राइट्स, यानी कि यस मैंने क्यों लिखा है? यस मैंने इसलिए लिखा है कि उसने बोला 368 भी किसके अंडर आता है, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट भी किसके अंडर आता है? जो लॉ टर्म किस में है? आर्टिकल 13 में, वो इसके अंडर आता है, यानी कि 368 भी आर्टिकल 13 के अंडर आता है। मतलब ये है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कटेल नहीं कर सकता, सिंपल। ये गोलकनाथ केस में बोला गया। शंकरी प्रसाद में क्या बोला था? हाँ कर सकता, नहीं। शंकरी प्रसाद में क्या बोला था? हाँ कर सकता है। नो मैंने इसलिए लिखा, नो किससे रिलेटेड है? 368 आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आता, और जब नहीं आता इसका मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है। यहाँ पे यस क्यों लिखा है? यस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि 368 आर्टिकल 13 के अंडर आता है, जिसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कटेल नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? इसकी वजह से धूम मच गई किस में? पार्लियामेंट में हड़बड़ी मच गई। क्यों? अगर आपको समझ आ रहा होगा तो लड़ाई किसके बीच चल रही है? लड़ाई चल रही है लेजिस्लेचर के बीच और जुडिशरी के बीच। सिर्फ दुनिया में यही लड़ाई चलती है, पावर की लड़ाइयाँ, लेजिस्लेचर के बीच और जुडिशरी के बीच। लेजिस्लेचर बोल रहा है मैं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता हूँ, जुडिशरी बोलता है नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर बोल रहा है मैं अमेंडमेंट करूंगा 368 के अंडर, वो आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आएगा। जुडिशरी बोल रही है नहीं, 368 भी आर्टिकल 13 के अंडर आएगा, 368 भी आर्टिकल 13 के अंडर आएगा। जब गोलकनाथ केस हो गया तो
कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट लाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया। समझ आ रहा है? जब गोलकनाथ केस में बोला गया कि पार्लियामेंट कटेल नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स, इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस करके बोला कि जो भी कानून 368 के अंडर लाया जाएगा, यानी कि अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके कोई भी कानून लाता है तो आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आएगा। यानी कि जो भी अमेंडमेंट की जाएगी 368 के द्वारा उसको नल एंड वॉइड नहीं करार दिया जाएगा। सिंपली पार्लियामेंट ने यही बोला, चाहे पार्लियामेंट कुछ भी कानून लाए, चाहे उसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो ना हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर कानून लाया जाएगा किसके द्वारा? अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अमेंडमेंट किससे की जाती है? आर्टिकल 360 के द्वारा, तो वो आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आएगा। ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 यानी कि 368 आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आएगा। ये किसने बोला? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर से हड़बड़ी मच गई, क्योंकि बहुत सारे जो एक्टिविस्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो बोलते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जाएंगे, उन्होंने केस लिया फिर से। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ लिया केस? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस बन गया? केशवानंदा भारती केस, केशवानंदी भारती केस 1973, और सारा कुछ हल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लास्ट में क्या बोला? लास्ट में बोला गया कि जो आर्टिकल 368 है, जिसकी वजह से क्या लाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगर ये वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स, इसको नल एंड वाइड नहीं करार दिया जाएगा। यानी कि 368 आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आएगा। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेगा वो नल एंड वाइड होगा। जब यहाँ पे 368 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए गए, इसको नल एंड वाइड नहीं करार दिया गया, इसका मतलब ये आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आएगा। लेकिन अगर इस आर्टिकल ने बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की, किसके साथ? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर इसने छेड़छाड़ की, इसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। यानी कि अब लास्ट पे सिर्फ इतना याद रखना है, पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट छीन सकता है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पार्लियामेंट सिर्फ एक चीज़ छीन नहीं सकती, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाके जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली बताना चाहूँगा बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है। इक्वालिटी है, लाइफ एंड डिग्निटी है, इसी तरह यूनिटी ऑफ द इंडिया है, इसी तरह सॉवरेनिटी है, इसी तरह वेलफेयर ऑफ द स्टेट है। ये सारे चीज़ यानी कि जो जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअली क्या था? फिलॉसफी थी। यानी कि मसला क्या था? मसला था यहाँ पे अंधा कानून चल रहा था ब्रिटिश के द्वारा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, हर किसी के साथ इक्वालिटी की जाएगी, हर किसी को अच्छा फ़ायदा दिया जाएगा, हर किसी को एक ही नज़र से देखा जाएगा। अगर वो पार्लियामेंट फिर भी वही करेगी, सब कुछ छीनेगी, तो फ़ायदा क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर को छीना नहीं जाएगा, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने अभी तक बोली? सॉवरेनिटी, यूनिटी, इक्वालिटी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, इसी तरह लाइफ एंड डिग्निटी, ये सारी चीज़ें। इसमें बहुत सारा बड़ा लिस्ट है, मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि, लेकिन विद द टाइम इसमें एक एक चीज़ ऐड होती जा रही है। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो ये आगे जाके समझेंगे। इस स्लाइड को फिर से रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को बहुत 1-2 बार देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ डॉक्ट्रीन्स का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये मैंने अभी समझाया था, अब फिर से समझते हैं। इट स्टेट्स दैट अ लॉ बिकम्स इनवैलिड ओनली टू द एक्सटेंट टू विच इट इज़ इनकंसिस्टेंट। जो मैंने अभी बोला था कि कानून उसी हद तक
वाइड करार दिया जाएगा जिस हद तक ये फंडामेंटल राइट्स के साथ ये टकरा रहा है, वायलेशन कर रहा है। जब मैंने अभी जीएसटी की एग्जांपल दिया, अगर क्लॉज एक किसी कानून का क्लॉज, एक ही क्लॉज फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन कर रहा है, तो सिर्फ उसी क्लॉज को इनवैलिड करार दिया जाएगा, सारे कानून को नल एंड वाइड नहीं बोला जाएगा। सो ओनली दैट पार्ट ऑफ द लॉ विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यानी कि अगर कोई लॉ होगा, इसमें गुड प्रोविजंस अलग निकालने हैं और बैड प्रोविजंस अलग निकालने हैं। बैड प्रोविजंस मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये किससे इनकंसिस्टेंट होंगे, फंडामेंटल राइट्स के साथ। बैड प्रोविजंस को अगर हम निकाल के सिर्फ गुड प्रोविजंस रखेंगे, इसको बोलेंगे वैलिड कानून, वैलिड कानून। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन भी यही होता है कि अच्छे कानून अलग करो, अच्छे प्रोविजंस अलग निकालो, बैड प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस अलग निकालो, तो कानून को पास किया जाएगा। सिंपल सी बात है। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है? इट स्टेट्स दैट एन एग्जिस्टिंग लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद ए फंडामेंटल राइट। अगर कोई कानून इनकंसिस्टेंट है, उसको नल एंड वाइड करार दिया गया, मतलब अगर किसी कानून को नल एंड वाइड करार दिया गया, उसको डेड नहीं माना जाता, उसको डेड नहीं माना जाता, यानी कि वो कभी वजूद में ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। डेड का मतलब, नल एंड वाइड और डेड में क्या फ़र्क है? नल एंड वाइड और डेड में सिर्फ यही फ़र्क है। नल एंड वाइड का मतलब यह है कि अगर इसमें जो ये इनकंसिस्टेंट का क्लॉज है उसको निकाला जाए तो कानून वजूद में आएगा, कानून जिंदा हो जाएगा, यानी कि कानून मर नहीं जाता। यानी कि जिस रिलेटेड लॉ होगा उसके रिलेटेड फिर कानून ही नहीं लाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उससे रिलेटेड कानून लाया जाएगा, उससे रिलेटेड कानून लाया जाएगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो जो कानून नल एंड वाइड होगा, जो कानून अभी नल एंड वाइड होगा, अगर इसमें अमेंडमेंट की जाएगी, इसमें अमेंडमेंट की जाएगी और जो अभी क्लॉजेज या जो अभी जो पार्ट इस कानून में फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट था, उनको हटाया जाएगा या उनको चेंज किया जाएगा, तब जाके ये वैलिड बन सकता है, तब जाके वैलिड बन सकता है। इसी का मतलब है इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज डेड ऑलटुगेदर। अगर किसी कानून को नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, उसको डेड ऑलटुगेदर नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें चेंजेस करके उसको जिंदा किया जा सकता है, उसमें वो एनफोर्सेबल हो सकता है, ये एनफोर्सेबल हो सकता है। कैसे? अगर इसमें अमेंडमेंट की जाए तो। होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी समझ में आया होगा। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या बोल रहा है? राइट, द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ ए राइट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट पर्सन इज हिज बेस्ट जज। यानी कि हर कोई इंसान अपने लिए सोच सकता है, हर किसी इंसान को हक है कि वो अपने बारे में कुछ भी सोचे, वो अपने बारे में कुछ भी सोचे, एंड दैट ही हैज़ द लिबर्टी टू वेव द एंजॉयमेंट ऑफ सच राइट्स। ही हैज़ द लिबर्टी टू वेव द एंजॉयमेंट ऑफ सच राइट्स। अगर कोई इंसान बोलता है कि मुझे फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच नहीं चाहिए, यानी कि राइट ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, उसकी मर्जी। अगर कोई इंसान बोलता है कि मुझे राइट टू फ्रीडम या राइट टू प्रोटेस्ट नहीं चाहिए, उसकी मर्जी। लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि उसको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको वो अवेयर होना चाहिए किन के बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो अवेयर होना चाहिए। लेकिन ये एक पर्सनल लॉ है, ये एक पर्सन की अपनी मर्जी है, वॉलंटरीली एक पर्सन बोलता है कि मुझे कोई, आप मेरे राइट छीन सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी किसी के पास है, कोई इंसान बोल सकता है ले जाओ मेरी प्रॉपर्टी, आप लोगों की मर्जी है, गवर्नमेंट को बोला मेरी प्रॉपर्टी ले जाओ। इसी तरह रिलीजन, कोई इंसान बोलता है कि मेरा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसको आप हटा सकते हो। अगर कोई इंसान कोई रिलीजन प्रीच कर रहा है और उसने कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, वो बोल रहा है कि मेरे रिलीजन इंस्टीट्यूशन को आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह यही मतलब है यहाँ पे कि किसी इंसान को अपने लिबर्टी को वेव करने का, ख़त्म करने का एंजॉयमेंट वो कर सकता है। यानी कि अगर वो चाहेगा कि मुझे नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट्स, तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दो, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होंगे। कोई इंसान ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ख़त्म कर दो क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई, आपको नहीं चाहिए तो लोगों को चाहिए, जो पब्लिक से रिलेटेड होंगे वो कोई इंसान नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं चाहिए। खुद के लिए तो अलग बात है, लेकिन
ओवरऑल जनरल नहीं बोल सकता कि इनको ख़त्म किया जाए, सिर्फ उनको बोल सकता है वेव करने के लिए जो उससे रिलेटेड होंगे, जो एक इंसान से रिलेटेड होगी। जैसे रिलीजन किसी एक इंसान से रिलेटेड है अपने रिलीजन के, लेकिन पूरी तरह से रिलीजन को नहीं ख़त्म किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको रिलीजन चाहिए। यही मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का इंसान की अपनी मर्जी है, अगर वो वेव करना चाहे एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी तो उसकी मर्जी है, बस यही। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि वो अवेयर होना चाहिए, उसको पहले नॉलेज होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स की। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और ये बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। योर सब्सक्रिप्शन इज़ और मोटिवेशन। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, तो आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। ये मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट ये कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी के भी स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाए, यूपीएससी के भी स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाए, वरना ये डॉक्ट्रिन्स लाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।